सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। वफा अनटोल्ड स्टोरी पर आज भी आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनों वाले उस बंगले की दहशतनाक कहानी, जो आज भी कायम है। यकीन ना आए तो खुद जाकर देख लें। तो मिस मत कीजिएगा हमारी इस वीडियो को, और उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल वफा अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही उसके बेल को भी दबाइए। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। हमारे गांव से शहर जाने वाली सड़क कच्ची थी। कच्ची सड़क की वजह से आने जाने के लिए गांव वालों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। जाहिर है, सड़क कच्ची थी तो आने जाने के लिए गाड़ियां भी नहीं आ सकती थी। लिहाजा लोग बैलगाड़ी या तांगे पर शहर जाया करते थे। सवारी के लिए ज़्यादातर तांगे थे और सामान वगैरह जैसे अनाज और खाद शहर लाने और ले जाने के लिए बैलगाड़ी ही इस्तेमाल की जाती थी। हसीब भाई की भी एक बैलगाड़ी थी, जिसे चलाकर वो अपना गुजर बसर करते थे। उनके 2 ताकतवर और खूबसूरत बैल थे। हमारे वो भाई बहुत ही अच्छे थे। हसीब भाई दिन भर में शहर के 2 चक्कर लगाते थे और शाम से पहले पहले घर आ जाते थे। वो शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप थे। 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनकी बीवी नेक और घरेलू औरत थी। बड़ी बेटी 13 साल, दूसरी 10 साल और बेटा 8 साल का था। हसीब भाई अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। गुजारा अच्छा होता था, हर तरह का सुकून ही सुकून था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जिंदगी में हलचल मच गई। हुआ ये कि उस साल गंदम का सीजन था। हर तरफ गंदम की कटाई हो रही थी और फिर गंदम की खरीदो फरोख्त भी शुरू हो गई थी। हर कोई कुछ अनाज अपने लिए स्टोर करता और कुछ अनाज शहर बेचकर अपनी दूसरी ज़रूरियात पूरी करता था। गांव और शहर के बीच में दरमियान में लंबा और धूल मिट्टी उड़ाता कच्चा रास्ता था। शहर और गांव के बीच में एक पुराना बंगला भी था, जो रास्ते के एक तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड के दरमियान में खड़ा था। यह बंगला आज़ादी से पहले सिखों का था, जिसे आज़ादी के बाद सिख छोड़ गए और फिर यह आबाद ना हुआ। बंगला 4-4 कमरों पर मुश्तमिल 4 मंजिला था, यानी पहली मंजिल पर 4-4 कमरे, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर भी 4 कमरे ही थे, जिसके इर्द गिर्द हवेली नुमा दीवार जो कि तकरीबन गिर चुकी थी, और बंगला अब तक खड़ा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त और कांटेदार झाड़ियां उग आई थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता उस देवनुमा बड़ी सी इमारत को देखता तो खौफ से लरस जाता था। कहा जाता था कई 100 साल पुरानी वो इमारत है। वो बंगला जिनों वाले बंगले के नाम से मशहूर था, क्योंकि उसमें जिन्नात का बसेरा था। जो भी करीब से गुजरता उसे अंदर से बातें करने या बच्चों के रोने या हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थीं। कभी कभी गुजरने वालों पर पत्थर भी बरसते थे, जिनसे बहुत से लोग जख्मी भी हुए थे। कभी किसी को दरख्तों के करीब ऊंट चढ़ते हुए नजर आते, किसी को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती। कुछ लोग वहाँ बच्चे खेलते देखते। कुछ लोगों ने बंगले की आखिरी मंजिल की छत पर लड़कियों को खड़े देखा था, तो किसी ने लड़कियों को बाल सुखाते हुए पाया था। और जिनों की मौजूदगी का इशारा मिला था, क्योंकि वो कोई इंसान हो ही नहीं सकते थे। इंसान इतने लंबे लंबे हाथों वाले और इतने लंबे कद वाले हो ही नहीं सकते हैं। बंगले के इर्द गिर्द की जिन की ज़मीन थी, वो ज़मीनों पर जब भी काम करने गए उन्हें कुछ न कुछ दिखाई देता था। जो किसान हल चलाता उसे पत्थर लगते, वो बेचारा भाग कर वहाँ से चला जाता था। जो ज़मीनों पर काम करने आता उसे बड़ा सा सांप दिखाई देता या बड़ी सी चील उन पर हमला करती थी। लोग बेचारे डरकर भाग जाते थे। फिर जिनों वाले बंगले के इर्द गिर्द की ज़मीन बंजर होने लगी थी, क्योंकि जिनके वहाँ पर खेत थे वो वहाँ पर अब काम करते ही नहीं थे। उनमें से काफ़ी लोगों की हलाकत भी हो गई थी। एक दिन हसीब भाई अपनी मजदूरी में मसरूफ़ थे। बैलगाड़ी पर अनाज की बोरियां लाते उन्होंने तीसरा चक्कर भी लगा लिया था। तीसरा चक्कर लगाकर बैलगाड़ी से अनाज उतारकर वो वापस निकलना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी सामान अपनी चादर में बांधकर बैलगाड़ी पर रखा और बैलों को तेजी से हाँकना शुरू कर दिया। जब वो शहर से निकले थे तो सूरज गुरूब हो गया था और अब हसीब भाई के दिल में खौफ जागा था। वो शहर से आते आते उन्हीं खबीस जिन्नातों वाले बंगले के करीब से गुजर रहे थे। दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी। एक ही रास्ता था, घर भी पहुंचना था और बहुत ज़रूरी था उस वक्त उस रास्ते से गुजरना। चांद अपनी जोबन पर था। 14वीं चांद की रात थी। ऐसी चांदनी थी कि दिन का समा था। अचानक हसीब भाई के कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें यकीनन औरतों की तो थीं, लेकिन वो इंसानों की आवाज़ नहीं थी। आवाज़ें उसी बंगले से आ रही थीं, जैसे बहुत सी औरतें आपस में लड़ रही हों। वो भी चिल्ला चिल्ला कर। औरतों के तेज़ बोलने और चिल्लाने के शोर से उनका दिमाग फटने लगा।
जिस्म कांपने लगा। उनको समझ नहीं आ रहा था ये आवाज़ें कितनी अजीब और गरीब है। अल्लाह का नाम लेते हुए वो वहाँ से तेजी से बढ़ना चाहते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ रही थी। वो तेजी से अल्लाह का नाम लेकर बैलों को हाँकने लगे। एकदम औरतों का चिल्लाने वाला शोर खत्म हो गया, जैसे उनको कुछ पता चल गया हो। तो हसीब भाई के कानों में अचानक छन छन की आवाज़ आने लगी। जब ये छन छन की आवाज़ करीब और वाज़ेह सुनाई देने लगी तो हसीब भाई ने मुड़कर पीछे देखा, हैरान रह गए। कोई जवान औरत उनके पीछे चली आ रही थी। हसीन गोरा चिट्टा रंग और सोने के जेवरात से लदी वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। चांद की चांदनी में उसका हुस्न गजब ढा रहा था। हसीब भाई को खौफ ने आ घेरा। वो बैलों को तेजी से हाँकने लगे। ए रुको! हसीब भाई के कानों में उसकी आवाज़ टकराई तो उन्होंने बैलगाड़ी को और तेज कर दिया। अरे अरे रुको! मुझे साथ ले चलो, मैं तेरे साथ चलूंगी। औरत हसीब भाई के बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। हसीब भाई ने बैलों पर लाठी बरसाई ताकि और तेज चलें। अब औरत भाग भाग कर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी तो हसीब भाई ने उसे धक्का दे दिया और वो धड़ाम से गिर गई। कुछ लम्हों के बाद वो धूल में गायब हो गई और फिर उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी और हसीब भाई ने उसको फिर से धक्का दिया। वो फिर गिर पड़ी और उठकर बैलगाड़ी पर चढ़ने लगी। जब वो चढ़ती तो हसीब भाई एक हाथ से उसको नीचे धक्का दे देते। जब वो चढ़ती वो यही करते जा रहे थे। उन्होंने एक हाथ से बैलों की रस्सी थामी हुई थी और दूसरे हाथ से उसको जोर से धक्का दे रहे थे। बैल भी पूरी कुव्वत से दौड़ रहे थे। आखिर उनको भी पता ही चल गया था कि एक जिन औरत उनके पीछे लगी हुई है। आखिरकार वो औरत पीछे रह गई और हसीब भाई वहां से निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने घर पहुंचकर दम लिया। घर आते ही बैलों को गाड़ी से खोल दिया। बैल भी तेजी से दौड़ने की वजह से हाँफ रहे थे। हसीब भाई बैलों को बांधकर बीवी से कहने लगे, गाड़ी पर चादर में बंधा हुआ सौदा पड़ा हुआ है, उसे उठाकर लाओ। जब बीवी गाड़ी से सामान उठाने लगी तो क्या देखती है कि सामान के पास एक हार पड़ा हुआ था। वो हसीब भाई से कहने लगी, यह हार किसका है? जब हसीब भाई ने हार देखा तो दंग रह गए। एक भारी सोने का हार जो यकीनन उस जिन औरत के गले से गिरा था। तो हसीब भाई ने पूरा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। उनकी बीवी की खौफ से जैसे चीखें निकल गई और उसने हार परे फेंक दिया, जिसे हसीब भाई ने उठाकर अपने पास रख लिया कि कल करमदीन चाचा को दिखाऊंगा, वो जो कहेंगे वैसा करेंगे। और यूं वो खाना खाकर सो गए। लेकिन उनको लग रहा था आफत टल गई है, पर आफत अभी टली नहीं थी। तकरीबन आधी रात को हसीब भाई चीख मारकर उठ बैठे। बीवी ने देखा तो वो बेहोश थे। वो दौड़कर पड़ोसियों को बुला लाई। हसीब भाई बेहोश पड़े थे। ये देखकर सब हैरान हो गए। बीवी ने रो रो कर सबको जिन औरत वाला किस्सा सुना दिया। किसी ने कहा, करमदीन चाचा को लाओ, और फौरन करमदीन चाचा को बुलाया गया और चाचा आए। कुछ पढ़कर उन्होंने हसीब भाई पर फूंक मारी तो वो आंखें खोलकर उठ बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन वो डर कर इधर उधर देख रहे थे। चाचा ने सबको वहां से जाने को कहा। सब अपने अपने घरों में चले गए। फिर चाचा ने हसीब भाई से पूछा तो उन्होंने सारा वाकया कह सुनाया। कहने लगे, अभी मैं सोया हुआ था कि एक औरत मेरे जिस्म के ऊपर चढ़ने लगी। मैं सीधा सोया हुआ था जैसे ख्वाब में देख रहा हो। कुछ जागी और कुछ सोई हुई मिली जुली कैफियत में था। वो औरत मेरे चेहरे के बहुत करीब थी। जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी मकरू और बहुत ही भयानक शक्ल मैं देखकर चीख पड़ा। बहुत ही मकरू शक्ल की औरत, खौफनाक चेहरे से मैं खौफ खाकर चिल्ला उठा था। चीख कर बेहोश हो गया और वो वहां से गायब हो गई। चाचा करमदीन ने हसीब भाई की बातें सुनी, गहरी सोच में पड़ गए। अब हर तीसरे चौथे दिन हसीब भाई के साथ ऐसा ही होने लगा। आधी रात को वो चीख मारकर बेहोश हो जाते। उनकी बीवी चाचा को ले आती थी और वो उसे दम करते तो हसीब भाई होश में आ जाते। चाचा वो हार बंगले के करीब जाकर फेंक आए थे, फिर भी हसीब भाई की हालत बरकरार थी। वो वैसे ही थे। आधी रात को चीख मारकर उठ बैठते थे। वो औरत उनके पीछे लग चुकी थी। बीवी अलग परेशान, बच्चे अलग डरे सहमे। हसीब भाई को पीरों, फकीरों और आमिलों के पास ले जाया गया, फिर भी उनकी हालत जो की तू ही थी। फिर किसी ने चाचा को एक बहुत बड़े आमिल के बारे में बताया जो इत्र के जरिए इलाज किया करते थे। बहुत पहुंचे हुए आमिल और बुजुर्ग थे। आते ही उन्होंने पहले हसीब भाई को पानी दम करके दिया और कुछ लकड़ियां जमा करवाई और उनकी लकड़ियों को आग लगा दी और कुछ पढ़ने लगी। हसीब भाई भी आग के करीब आंखें फाड़कर बैठे हुए थे। चाचा के साथ साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इत्र वाले आमिल साहब ने पढ़ते पढ़ते जेब से इत्र की छोटी सी शीशी निकाली, ढक्कन खोला और आग में उंडेल दी और आग मजीद भड़क उठी। फकीर बाबा ने
اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور حسیب کے پاؤں پر رکھ دی۔ حسیب بھائی نسوانی آواز میں یعنی عورت کی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے حسیب سے عشق ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہوں۔ عطر والے بابا جلال میں آ گئے اور کہنے لگے، ابھی تو میں نے صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا، تو آگ ہے نا، آگ میں ہی جلے گی۔ حسیب بھائی عورت کی آواز میں روتے ہوئے عطر والے بابا کے پاؤں پر گر گئے۔ انہوں نے اپنی چھڑی حسیب بھائی کی کمر پر برسانا شروع کر دی۔ وہ عورت کی آواز میں چیختے چلاتے رہے مگر بابا انہیں مسلسل مارتے رہے۔ پھر حسیب بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی تو اسے بھی برباد کر کے جاؤں گی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے ایک بار پھر حسیب بھائی کو چھڑی ماری۔ آخر حسیب بھائی بے ہوش ہو گئے۔ اب بابا کے ہاتھ رک چکے تھے۔ دور جا کر وہ بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ سمجھ رہے تھے بلا ٹل گئی ہے، لیکن بلا ٹلی نہیں تھی، وہ بہت خبیث شیطان جن زادی تھی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دی، بجھی بجھی سی آواز میں کہنے لگے، میں ان کو تو بچا چکا ہوں، ان کے پاس سے تو جا چکی ہے، لیکن جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ اس گھر کو تباہ کر کے جاؤں گی، میں حسیب کی چھوٹی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ وہ آئی تو تھی اس ارادے سے کہ حسیب کے سب گھر والوں کو مار کر حسیب پر قبضہ کرنا چاہتی تھی وہ۔ باقیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا لیا گیا ہے، پر وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی۔ شیطان خبیث جنزادی حسیب کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی۔ جب بابا نے بات ختم کی تو اسی وقت حسیب کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ سب بھاگ کر وہاں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حسیب کی چھوٹی بیٹی سچ میں مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی، اچانک چلانے لگی، تڑپنے لگی، رونے لگی، ماں مجھے بچاؤ، یہ عورت بہت ہی بھیانک ہے، اس کی شکل بہت ہی زیادہ خراب ہے، اماں یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی اور اس کی گردن سے خون بہنے لگا۔ عطر والے بابا حسیب کی جن سے جان خلاصی کروا چکے تھے، لیکن وہ جن عورت پھر بھی اس کی بچی کو مار کر جان چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رو دھو کر حسیب بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ آخر کیا کر سکتے تھے، شیطان عورت تھی، ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جاتے وقت عطر والے بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا، سائیں جی اس بنگلے سے بھی جنات کا بسیرا ختم کرا دو، کئی 100 سال پرانا یہ بنگلہ ہے، ہم نہ کھیت میں کام کر سکتے ہیں، نہ گاؤں میں آ جا سکتے ہیں، رات میں تو بالکل سفر نہیں کر سکتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کبھی سانپ بن کر ڈستے ہیں، اور آج اس خبیث جنزادی نے حسیب کی بیٹی کو بھی مار دیا۔ فقیر سائیں نے کہا، آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا، سائیں حسیب نے تو انہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ عامل نے کہا، کرم دین جب حسیب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنات کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں جو جھگڑا ہو رہا تھا ان میں سے ایک عورت گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی، حسیب سے اس کا سامنا ہوا اور وہ حسیب پر عاشق ہو گئی، اس طرح حسیب ان کے چنگل میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر عطر والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ جنات والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے سب لوگوں کو وہ قرآنی آیتیں یاد کرا دی ہیں، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے یہی آیتیں پڑھ کر خیر و عافیت سے گزر جاتا ہے۔ حسیب بھائی بھی اب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، معلوم نہیں کب اس 100 سال پرانے والے جنات کے بنگلے سے آسیب ختم ہوگا، اللہ کے بید اللہ ہی جانے۔ السلام